हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की तैयारी करें किसी भी भर्ती को, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट ले लें या फिर लेखपाल ले लें, स्टेनोग्राफर ले लें, या जो भी भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आती है जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। और हमने आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के बारे में डिटेल में चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज से लेकर 10 सालों तक के एमसीक्यू फॉर्म में, अब वो चैप्टर रिवीजन करेंगे। इससे आपका बेहतर रिवीजन भी होगा, बेहतर रिवीजन भी हम कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में भी, भले ही टाइम जितना लगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हर एक एस्पेक्ट से पढ़ना है। ठीक है, हमने स्पेशल क्लास टॉपिक वाइज ले ली है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। आपका रिवीजन भी होगा और आपको ये पता भी चलेगा कि आपको कितना याद है। क्लियर है? तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपने अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको हम पूरी मेहनत करके आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी का सवाल है, ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाली। बहुत बच्चा पढ़ रहा है तो अपने को भी क्या है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से होगी उस तरह से पढ़ेंगे। तो हम ज़्यादा समय वैसे भी नहीं व्यतीत करते हैं, शुरुआत में जो भी 1 मिनट बोलते हैं उसके बाद पढ़ना होता है अपन लोगों का। ठीक है, तो सिर्फ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि अब देखो, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहां पर मिस होंगे, वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर होंगे। क्लियर है? तो तैयारी बेहतर करते चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है। तो याद रखेंगे, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से आते हैं इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला आता है या कौन सा जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। 7 जिले हैं, याद करेंगे। पहला आप याद रखेंगे चित्रकूट। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांदा आता है आपका, झांसी आता है, और आपका जालौन आता है, महोबा आता है, हमीरपुर इसके अंतर्गत आता है, हमीरपुर, और आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 याद रखेंगे। आप जानते हैं कि ये वही जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि एमपी के साथ 11 जिले सीमा साझा करते हैं। इन 11 में से उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगेन, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन से 7 जिले यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये ललितपुर आ गया। देखो, एमपी के भी कुछ जिले आते हैं। अगर ओवरऑल जीएस के मामले में देखा जाए तो ये एमपी के जिले आते हैं। 1 2 3 4 5 5 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के अपने 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा जो मैप है वो बुंदेलखंड का आर्थिक क्षेत्र है। और सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और दतिया भी आता है। 6 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं। अपन को उत्तर प्रदेश के देखने, तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर आता है, झांसी आप मैप में देख पा रहे हैं, महोबा आप देख पा रहे हैं, और ये आपका जालौन देख पा रहे हैं, आप हमीरपुर को देख पा रहे हैं, बांदे जिले को देख पा रहे हैं, और आपका चित्रकूट। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। हम ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की लंबाई, अगर ये आपका मैप में हम चलते हैं, यहाँ मैप में देखते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए, ठीक है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये आप जानते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है। ठीक है, हर पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, रिवीजन भी होता जाएगा। और ये आपका बलिया है। ठीक, पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है और पश्चिमी जिला ये आपका शामली है। कह रहा है कि ये दूरी कितनी है, यहाँ पर ये पूछा है। तो याद रखेंगे कितनी है? 650 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अगर वहीं आपसे उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछी जाए
उत्तर से दक्षिण की दूरी अगर आपसे पूछी जाए, उत्तर से दक्षिण की दूरी उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो आप कितनी बताएंगे? 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी उत्तर प्रदेश की 240 है, जबकि पूरब या पश्चिम, पश्चिम या पूरब की दूरी जो है उत्तर प्रदेश की 650 है। ठीक है, यही अगर आपसे अगर एरिया पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे? ये भी रिवीजन करते हैं। एरिया है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 928 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत का टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33% है इंडिया के क्षेत्रफल का। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था? तो कितना आंसर हो जाएगा? पूरब से पश्चिम की दूरी जो है या लंबाई जो है उत्तर प्रदेश की 650 किलोमीटर है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? हमने आपको ये बताया था कि अगर आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा पर कौन सी रेखा होती है? ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली रेखाओं को, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ये रेखाएं आपकी क्या होती हैं? ये रेखाएं आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या रेखाएं होती हैं? ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं। जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं, ये रेखाएं आपकी क्या होती हैं? ये देशांतर रेखाएं होती है, ये हमने आपको बताया था। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात और बता दें, दो अक्षांश रेखाएं और दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये भी याद रखेंगे, इसे कहते हैं ग्रिड। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, और आपको ये भी पता था कर्क रेखा कितनी डिग्री होती है? कर्क रेखा आपकी 23.5 डिग्री होती, 23.5 डिग्री होती है। ठीक है भाई, नीचे मकर रेखा भी 23.5 डिग्री होती है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो आप जानते हैं कि मकर रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में उत्तर प्रदेश की इन दो की स्थिति क्या है? यहाँ पर पूछा था। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। कितनी जाती है? 23 डिग्री आपकी 30 मिनट जाती है। और इस कर्क रेखा से थोड़े ही ऊपर उत्तर प्रदेश स्थित है, यानी कि कितने स्थित था? हमने 22 मिनट बताया था। तो कितने डिग्री हो गया? 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट, या इसको रब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 52 मिनट। उत्तर प्रदेश नॉर्थ अक्षांश से लेकर ऊपर आपका 31 डिग्री 28 मिनट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। भाई अगर आपसे देशांतरीय पूछ लिया जाए, ये इन दो किन देशांतर रेखाओं के बीच में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो ये भी याद रखेंगे। ये है आपका 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री और आपका 38 मिनट। ठीक है, 5 डिग्री 77 मिनट, 05 डिग्री और 84 मिनट से लेकर 38 मिनट तक इसमें देशांतरीय विस्तार है। ईस्ट है, पूर्वी होता है, ये आप तो जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी में अवस्थित है। क्लियर हुआ? ये भी कॉन्सेप्ट रिवीजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैप में है, ये हम समझा चुके थे क्लास में, थ्योरी क्लास में ये चीजें समझा दी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? अभी अभी डिस्कस किया था कि दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर है, जबकि हमने लंबाई की बात की थी पूरब से पश्चिम, कितनी थी? 650 किलोमीटर थी। याद हो गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के एरिया का ये आपका कितना है? भारत के एरिया का 7.33% है ऑफ इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? यह भी प्रश्न हमने बताया था आपको। हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। और इनका क्रम भी याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। पश्चिम से पूर्व का क्रम हम लिख रहे हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम देखेंगे तो पहले आपका आता है पीलीभीत,
ठीक है। पीलीभीत के बाद अगर आपका जिला जो आता है जो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद जिला आता है आपका बहराइच, बहराइच वही यहाँ पर जहाँ पर कतरनिया घाट है, बहराइच। बहराइच के बाद जिला आता है आपका श्रावस्ती। ओह चलो, ये मैं क्या आता है आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जिला आता है आपका बलरामपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद जिला आता है आपका सिद्धार्थनगर, और अंत में जो जिला आता है 7वां जिला वो आता है आपका महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज। ये 7 जिले हैं, क्रम याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जिले मध्य प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुल लंबाई यहाँ पर पूछी है, हमने आपको बताया था 579 किलोमीटर की लंबाई, यानी कि इतनी सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से जिले करते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब ये चीज हम लोगों ने जो पढ़ी है इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिएगा ये आपका नेपाल है, नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। ये आप देखेंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी सीक्वेंस, फिर आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको याद रखेंगे। कुल दूरी की बात करें तो 579 किलोमीटर की दूरी साझा करते हैं। क्लियर, 579। कुछ इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी भी नहीं आते हैं, 79 कितना होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को, तो अगर आपका ये उत्तर प्रदेश है इस तरह से अगर हम माने तो यहाँ पर अगर ये उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का ये क्या है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को कौन सा राज्य स्पर्श करता है यहाँ पर ये पूछा है। तो कौन करता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य आपका कौन है, छत्तीसगढ़ है। कौन स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ करता है। और ये छत्तीसगढ़ किसको करता है, सोनभद्र को करता है। यहाँ पर सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा करता है, ना तो मध्य प्रदेश करता, ना झारखंड करता, ना बिहार आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो दक्षिणी बिंदु को कौन स्पर्श करता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। इसके अलावा ये तो दक्षिणी पूछ लिया, पूर्वी पूछ सकता है, पश्चिमी पूछ सकता है और उत्तरी पूछ सकता है, तो वो भी हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु को छूने वाला राज्य, ठीक, उत्तर प्रदेश के उत्तरी बिंदु को छूने वाला राज्य है वो आपका है हिमाचल प्रदेश। और किस जिले को छूता है, तो ये आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। ये बात समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी बिंदु को छूने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिमी बिंदु को, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिंदु को छूने वाला राज्य, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले को या पश्चिमी बिंदु को छूने वाला राज्य आपका हरियाणा है। और पश्चिमी जिला कौन सा है आपका शामली, तो शामली को ये टच करता है। क्लियर है, पूर्वी बिंदु को अगर पूछा जाए तो ये तो सरल है। पूर्वी बिंदु को अगर आपसे पूछा जाए तो पूर्वी बिंदु को बिहार टच करता है। और ये किस जिले को टच करता है, पूर्वी जिला आपका उत्तर प्रदेश का बिहार है। क्लियर, वो सॉरी बलिया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु को, यहाँ पर पूछा गया उत्तर पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो कौन सा है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बाकी अभी डिस्कस कर ही लिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार से सीमा साझा नहीं करता। अच्छा प्रश्न है, हमने आपको बताया था कि बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7 करते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है। यहाँ पर आपका रिवीजन होगा, बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिला साझा करते हैं, 7 जिला सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे, सोनभद्र जिले की सीमा, सोनभद्र जिले की सीमा बिहार से लगती है। इसके अलावा आपका चंदौली की सीमा बिहार से लगती है, महाराजगंज की सीमा बिहार से लगती है, महाराजगंज की सीमा बिहार से लगती है, बलिया डिस्ट्रिक्ट की सीमा बिहार से लगती है,
और आपका गाजीपुर की सीमा बिहार से लगती है। देवरिया की सीमा बिहार से लगती है और एक आपका कुशीनगर जिले की सीमा बिहार से लगती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं करता है? सोनभद्र करता है, बलिया भी करता है, चंदौली भी करता है, मिर्जापुर की सीमा बिहार से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया किस प्रकार के प्रश्न देखे जा सकते हैं। अब ये जो मैप में भी देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे ऊपर देखें महाराजगंज की सीमा लगती है, कुशीनगर की लगती है, देवरिया की लगती है, बलिया सीमा साझा करता है, गाजीपुर सीमा साझा करता है, चंदौली सीमा साझा करता है और सोनभद्र सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के। सिक्वेंस याद रख लेंगे तो और बेहतर है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर बिहार की सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले ये भी पूछा जा सकता है। ये आपका काम है याद करना। ठीक है, जैसे चाहे वैसे याद कर लें, अपना ट्रिक बनाना चाहें तो ट्रिक से याद कर लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? अच्छा प्रश्न है। तो शिवालिक क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, रोहेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। आप जानते हैं कि ये जो दोनों क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश के हैं ही नहीं वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जो आद्यकाल की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। समझ में आया? अच्छा आपके पूछा जाए कि बुंदेलखंड का जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ये अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो 7 जिले कौन कौन से एक बार हम फिर रिवीजन करा देते हैं। एक आपका चित्रकूट था, आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट था, है ना, झांसी। ललितपुर था, ललितपुर था। और एक आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर लिख लेंगे ललितपुर। और आपका बांदा, बांदे के बाद आपका हमीरपुर जालौन, हमीरपुर जालौन 1 2 3 4 5 6। और आपका एक पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? महोबा में है। ठीक है, ये 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद दिए, अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र दिया है। तो कह रहा है कि लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ये तो बात सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित प्रदेश है, ये मतलब जिला है, ये भी बात सही है। संत रविदास नगर का अब नाम बदल कर क्या हो गया है? भदोई हो गया है। भदोई जिले को ही अब संत रविदास जिले को ही हम भदोई जिला कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आपसे अगर ये जो यहाँ पर क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे जोजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम है। जेजाक भुक्ति, या कभी कहीं ये जोजाक भुक्ति भी मिलता है, तो याद रखेंगे जेजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो याद रखेंगे कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रास। इंपॉर्टेंट है। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज है। ठीक, कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कान्यकुब्ज था, याद रखेंगे। और कन्नौज किस के लिए फेमस है? इत्र नगरी भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर परफ्यूम सेंटर भी है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहाँ का इत्र है, ये भी याद रखेंगे। बाकी कन्नौज के बारे में हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स में बहुत कुछ पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे, जो करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स भी करा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये फिर आ गया। ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। ये कंफ्यूज ना करना, देखो डिजिट जो लिखे हुए नंबर क्लोज हैं। 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर आपका 84 डिग्री 38 मिनट उत्तर प्रदेश का
देशांतरीय विस्तार है। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए तो कितना, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर आपका 31 डिग्री और आपका 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो बुंदेलखंड नाम का क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, तो कह रहा है कि ये किस सीमा के अंतर्गत आता है। क्या ये उत्तर बिहार सीमा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ये पता है ना कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए, और टोटल जिले कितने आते हैं दोनों को मिलाकर, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, वही मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। टोटल अगर आपसे पूछा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 13 जिले आते हैं। बात समझ में आए? 7 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट आ गए। मैप में तो ये नहीं था, ये एक बार में कंफर्म कर लेना, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है। यानी कि किसी भी अन्य राज्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। मतलब कह रहा है कि ये जो 4 जिले दिए हैं इनमें से कौन सा जिला है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिलों से ही घिरा हुआ है। यानी कि कोई ना ही ये राज्य, ये जो जिला है ये ना ही किसी राज्य से सीमा साझा करता है और ना ही किसी देश से सीमा साझा करता है। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? आप अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, यानी कि ये तो राज्य से सीमा साझा करता है। यहाँ पर पूछा है कौन सा जिला, नहीं ये पूछा है, ठीक है, नहीं करता है, यहाँ पर पूछा है। देवरिया भी जानते हैं ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। बिहार जिला हरदोई जिला जो है वो किसी भी राज्य और देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, जबकि ललितपुर एमपी के साथ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है? आप जानते हैं कि ये वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा जिला नहीं है, लोग कंफ्यूजन में समझकर मार दिए होंगे ललितपुर। कौन सा? ललितपुर के बारे में आप जानते हैं क्या? ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। और हाँ, ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि हरदोई जिला जो आपका दिया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैप में आपने देखा हरदोई लगभग उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में है लगभग। ठीक है, हरदोई की सीमा किन किन जिलों से लगती है? हरदोई की सीमा सहारनपुर से लगती है, हरदोई की सीमा सीतापुर से लगती है, हरदोई की सीमा लखीमपुर खीरी से लगती है, हरदोई की सीमा फरुखाबाद से लगती है, हरदोई की सीमा कन्नौज से लगती है, हरदोई की सीमा उन्नाव से लगती है, हरदोई की सीमा लखनऊ से भी लगती है, और हरदोई की सीमा आप देख रहे हैं कानपुर नगर से भी लगती है। तो हरदोई कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा जिला यही है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, बाकी और आगे देखेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। वैसे लगता तो यही है कि हरदोई सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती? हालांकि ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न क्लोज के दे दिए मध्य प्रदेश के नियरेस्ट वाले पास से, आप देखेंगे अलीगढ़ तो इधर दिल्ली की साइड में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं और कितने हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिला सीमा साझा करते हैं? 11 जिले करते हैं। कौन कौन से? याद रखते हैं। एक आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करता है। इटावा जिला आगरा के साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा 7 बुंदेलखंड क्षेत्र के जो हम लोगों ने देखे उसके जिले होंगे, इसमें से आपका झांसी, झांसी के बाद आप ललितपुर, ललितपुर के बाद आप ले लें बांदा। ठीक है, बांदा के बाद आप ले लें पान, खनारस, बाला भैया, महोबा और आपका जालौन।
जालौन के बाद आप ले लें चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ क्षेत्र आ जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र भाई साहब। ठीक है, ये 11 जिले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें, अलीगढ़ तालावाला तालों के लिए फेमस है। बाकी अलीगढ़ के बारे में हमने हैंड हिस्ट्री नोट्स में बहुत कुछ बताया है, यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। अलीगढ़ का इतना याद रखेंगे, ये किस जिले के साथ किस राज्य के साथ सीमा साझा होती है। अलीगढ़ की सीमा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से लगती है, याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये मैप में दिया है कौन कौन से जिले हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, आप मैप में देख लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। ये भी प्रश्न अच्छा है। उत्तर प्रदेश जो है किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है, अर्थात उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत इस प्राचीन भूखंड का भाग है जो आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहानी क्या है। दरअसल क्या है कि पहले जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का पूरा भूखंड भाग, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 जो महाद्वीप हैं, वो पहले जुड़े हुए थे। ठीक है, 7 महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे और इसको क्या कहा जाता था, इसे पेंजिया कहा जाता था। पहले 7 महाद्वीप जुड़े हुए थे जिसे हम पेंजिया कहते थे। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण पृथ्वी के अंदर अभी भी हलचल चल रही है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण नीचे प्लेट शिफ्टिंग चल रही है और यहाँ पर जो पानी की बॉडी दो रही है इसे टैथिस सागर कहा जाता था। ठीक, ये क्या है, टैथिस सागर। यहाँ पर ये देख रहे हैं टैथिस सागर। जैसे जैसे धीरे धरती के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं तो ये प्लेट क्या हो रही है, दूर होती चली गई और कई सालों बाद ये धीरे धीरे अलग हो गई और ये जो एक पेंजिया था ये 2 भागों में बट गया, जिसको हम लोरेंसिया कहा और गोंडवाना लैंड कहा। लोरेंसिया ये इसे अंगारा लैंड भी कहते हैं और आपका गोंडवाना ऊपर हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया। जो रसिया वगैरह, अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, ये सब लोरेंसिया के पार्ट हैं। जबकि अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब क्या है, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे प्लेटें दूर जाती चली गई, फिर ऐसे दूर होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई और फाइनली ये जो देख रहे हैं अब ऐसा कुछ नक्शा बन गया है अपने अर्थ का, ग्लोब का। इसमें से ये आपका अफ्रीका है और इंडिया है, ये सारे पार्ट जो हैं ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हमने आपको बताया था भाबर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भौगोलिक अगर मृदा के अकॉर्डिंग देखें तो 3 भागों में बांटा गया था। एक आपका भागर एवं तराई का क्षेत्र, मध्य का गंगा मैदानी क्षेत्र और तीसरा था हमारा बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र। ठीक है, भाबर एवं तराई क्षेत्र के हमने बताया कि जब हिमालय की जो नदियां आती हैं, हिमालय की नदियां जब पानी लेकर आती हैं तो अपने साथ कुछ निक्षेप लेकर आती हैं और उस नदी के साथ साथ कुछ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी आते हैं और कंकड़ पत्थर धारा के साथ तो आ रहे हैं, जब जैसे जैसे नदी समतल की तरफ, मैदान की तरफ प्रवेश करती तो नदी की स्पीड भैया कम होगी, कम होगी। जो कंकड़ पत्थर थे वो बहुत ज्यादा दूर तक बहेंगे नहीं, वो बहते बहते जहां तक जमा हो गए वो कंकड़ पत्थर, फिर कंकड़ पत्थर जब जमा हो गए फिर नदी के साथ उसके साथ हल्के हल्के कण आएंगे, यानी कि कुछ मिट्टी या महीन कण जो है वो और थोड़े आगे होके जमा हो जाएंगे। तो जहां पर ये कंकड़ पत्थर जमा हो गए इसको कहा जाने लगा भाबर क्षेत्र। क्या कहा जाने लगा, भाबर क्षेत्र। और जहां मिट्टी गाद जैसे जाने लगी उसे कहा जाने लगा तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये भाबर एवं तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का उत्तरी पार्ट है। तो क्या यहाँ पर पूछा है, भाबर क्षेत्र को और क्या नाम कहा जा सकते हैं, यहाँ पर क्या जमा है, कंकड़ पत्थर है, तो इसे ककरीली पथरीली मिट्टी भी कहते हैं, मृदा कहते हैं, किसको, भाबर क्षेत्र को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलदली क्षेत्र तो हम लोग तराई क्षेत्र को कहते हैं, तराई क्षेत्र आपका दलदली क्षेत्र होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये मैप नहीं बता रहे, मैंने समझा दिया। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के नवीन क्रॉप का मतलब है नई मिट्टी, है ना। हमने क्या बताया था, इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार थे। हमने आपको जलोढ़ मिट्टी बताई थी। जलोढ़ मिट्टी के दो भाग बताए थे। एक आपको बताया था खादर मिट्टी और दूसरा हमने आपको बताया था बांगर मिट्टी। ठीक है। जो खादर मिट्टी होती है, खादर मिट्टी में नदियों के बाढ़ का पानी आता रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब बाढ़ का पानी बार बार आएगा उसके साथ मिट्टियाँ आएंगी, तो यानी कि वहाँ की मिट्टी बार बार नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या नवीन क्रॉप निक्षेप कहते हैं। जबकि बांगर में बाढ़ और नदियों का पानी नहीं जाता, इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। ये पुरानी जलोढ़ जलोढ़ होती है बांगर, और खादर होती है नवीन। तो किसे कहते हैं नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, जबकि पुराने कांप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। बांगर चूंकि ये जो खादर है, इसमें नई नई मिट्टी आती है और नदियों के साथ मिनरल्स भी आते होंगे और बहुत सारी चीजें, यानी कि ये कृषि के लिए बहुत अच्छी है, उपयोगी है। बांगर उतनी उपयोगी नहीं होती है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, इसे हम बांगर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे याद कर सकते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में कुछ नदियां, मोस्टली उत्तर प्रदेश की नदियां क्या हैं कि उत्तर से दक्षिण फिर पश्चिम पूरब की ओर बह जाती हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश की नदियां बहती हैं। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जब दक्षिण से कोई नदी आती है, जैसे कि आपका चंबल नदी हो गया, है ना, और चंबल नदी मानो कि आती तो किधर को बहती है, ये तो चंबल नदी तो आपकी दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ बहती है, यानी कि ये तो पठारी क्षेत्र यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र है। और चूंकि अगर ढाल इसका जिधर को पानी बहेगा उधर ही ढाल होगी, तो चंबल नदी का ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है, यानी कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसका ढाल किधर है, उत्तर की तरफ उसका ढाल है, तभी तो नदी उधर बह रही है। तभी तो चंबल नदी जाकर यमुना में मिल जाती है, टावा में। ठीक है। ये भी बात बता दी, क्वेश्चन ये भी है। तो किधर की है, उत्तर की ओर ढाल है बुंदेलखंड क्षेत्र का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे, ये पहली बार कब मनाया गया। फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो फर्स्ट टाइम इसे 2018 में मनाया गया, और ये 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसके अलावा और क्या, इसका रीजन क्या है कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसके रीजन को अगर हम लोग याद रखें, ये रीजन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब पैटर्न बदल चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना था। 24 जनवरी 1950 से इसका क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ, ये से कह सकते हैं। ठीक है। पहले क्या था, इससे पहले ये संयुक्त प्रांत था। इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। दरअसल उत्तर प्रदेश की कुछ कहानी अलग ही है। उत्तर प्रदेश के नाम कई बार बदले हैं, तो कई बार कब क्या नाम बदले हैं, इस बात को याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो 1836 ईस्वी से 1836 ईस्वी से पहले अपने उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। कब से, 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया और वर्ष होते गए, फिर इसको 1877 ईस्वी से इसका नाम फिर बदल दिया गया और इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, ये इसका नाम हो गया कब, 1877 से। फिर धीरे धीरे समय बढ़ा और जैसे जैसे नए शासक आते गए वो अपने नाम बदलते गए। फिर इसका नाम 1902 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध से इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक, अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इस बात को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा। फिर आगे बढ़ते चले गए। फिर क्या हुआ, 1937 ईस्वी से, ठीक है, इसका नाम केवल और केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है यार
कि संयुक्त प्रांत कब बना था उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में, संयुक्त प्रांत तो 1937 में बना था। फिर फाइनली जो है 24 जनवरी 1950 को ये आपका उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 बताएंगे। क्लियर है। इसके अलावा फिर राज्य का पुनर्गठन भी हुआ। तो राज्य का पुनर्गठन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनः गठन कब हुआ, तो ये याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में क्या होता है कि जब पुनः बनाते हैं, कुछ जिलों को मर्ज कर दिया जाता है, कुछ क्षेत्र को मिलाकर नए जिला बनाए जाते हैं, इस प्रकार से पुनर्गठन हुआ। ये पुनर्गठन की बात हुई। फिर अंत में क्या हुआ, राज्य का विभाजन हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य बहुत बड़ा राज्य था। फिर ये इसका राज्य का अगर आपसे विभाजन पूछा जाए तो कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन जो है 9 नवंबर सन 2000 को हो गया था, और इससे अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया। उत्तराखंड नाम से नहीं था, ये उत्तरांचल नाम से बना था, और उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट कर 13 जो पहाड़ी जिले थे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो आपको उत्तराखंड को दे दिए गए। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन में आपका 23 जनवरी दिया है। 23 जनवरी को इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, कौन सा, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को आपका और कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई कि बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ठीक है, अगर देखो, अगर हम भारत की बात करें, इंडिया के एरिया की बात करें, तो इंडिया का एरिया कितना है ये आपको पता होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश भारत का एरिया है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की एरिया की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया है। अगर हम उत्तर प्रदेश का एरिया भारत के टोटल एरिया से परसेंटेज निकालें, टोटल परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि जिसकी कंपैरिजन किया जाता है, किसका, उत्तर प्रदेश का किया जा रहा है किससे, भारत के एरिया से, तो वो अपॉन में करते इंटू 100। यानी कि अगर आप 0.928 अपॉन 3287263 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 7.33% आएगा। यानी कि भारत उत्तर प्रदेश का एरिया जो है वो भारत के कुल एरिया का कितना परसेंट है, 7.33% याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो एरिया है वो वर्ल्ड विश्व के एरिया का कितना परसेंट है, तो भारत का एरिया विश्व के एरिया का 2.4% है। उत्तर प्रदेश का पोजीशन पूछा जाए, भारत में कौन से नंबर का राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, चौथा है। अगर आपसे पहला बता दिया जाए तो पहला राज्य राजस्थान का आता है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला राज्य जो है वो आपका महाराष्ट्र है। इसके याद रखेंगे। अच्छा, अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए कि विश्व में भारत की पोजीशन क्या है, विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल के मामले पे 7वां स्थान है। अच्छा, भारत से बड़े बड़े कौन कौन से देश हैं ये भी तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ट्रिक लिखेंगे, आप मकान बनवा रहे हैं अपना बहुत आलीशान, आरसीसी की आपको जरूरत पड़ी तो आप परेशान है, आरसीसी आनी चाहिए, तो आपने कहा आरसीसी अब आई, आरसीसी अब आई। ये ट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये टॉप 7 कंट्री हैं जो आपके क्षेत्रफल के मामले से। आर से आपका है रसिया, सी से आपका है कनाडा, और सी से है आपका चाइना। अब ये सी से कंफ्यूज ना करना कि चाइना में बड़ी स्पेलिंग है या कनाडा में, कनाडा की स्पेलिंग बड़ी है तो इसलिए कनाडा पहले आएगा। ए से है आपका अमेरिका, ठीक है, बी से आपका है ब्राजील, इस ए से है आपका ऑस्ट्रेलिया, और आई से आपका इंडिया। इंडिया के बाद अगर 8वां अगर देश पूछ लिया जाए तो वो है आपका अर्जेंटीना। क्लियर है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में 2 मछलियां हैं,
ठीक, 2 मछलियां हैं और एक तीर है और एक ही धनुष है। ये बात समझेंगे। राज्य चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 को उत्तर प्रदेश को राज्य चिन्ह के रूप में 2 मछलियां और एक तीर धनुष अपनाया गया। ये 2 मछलियां कहाँ से ली गई हैं? इन 2 मछलियों को लखनऊ में जो है आपका रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ है आपका? लखनऊ में है। यहाँ से इसको लिया गया है फ्रॉम लखनऊ, मतलब फ्रॉम रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा के अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 60 फीट है। आसफ उद्दौला द्वारा इसको बनवाया गया था। आसफ उद्दौला द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। इस बात को याद रखेंगे। कब कराया गया था? 1784 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब इसके बाद ये पूछा जाता है कि जो 2 मछलियां हैं वो किनका प्रतीक है? ये 2 मछलियां हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपके अवध के पूर्व नवाबों का प्रतीक है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जानते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है। 1571 ईस्वी में इसको अकबर द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के बाद। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। अच्छा, रूमी दरवाजा को और किस नाम से जाना जाता है? इसे डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, डोर ऑफ विक्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ठीक है, इनमें से पूछा है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका एरिया भी याद रखेंगे, इसका एरिया है 660 वर्ग किलोमीटर, हापुड़ जिले का एरिया है। इसके अलावा चूंकि यहाँ सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो अपन का कौन है? वो भैया लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम भी इसी का है उत्तर प्रदेश में जितने भी है ना, लखीमपुर खीरी। इसका एरिया याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 7680 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड बड़ा जिला आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, वो है आपका सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र जिला है, जिसका एरिया है 6905 वर्ग किलोमीटर। और थर्ड सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो है आपका हरदोई, जिसका एरिया है 5986 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे सोनभद्र का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट्सगंज इसका मुख्यालय, ये भी याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखा, पूछा गया। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और बाउंड्री की लंबाई पूछी जाए तो 579 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? आपका पीलीभीत, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका लखीमपुर खीरी। इसके बाद आता है आपका बहराइच। फिर आता है आपका श्रावस्ती के बाद आता है आपका बलरामपुर के बाद आता है आपका सिद्धार्थनगर के बाद आता है आपका महाराजगंज। ये सीक्वेंस भी है, यही सीक्वेंस भी है, पश्चिम से पूर्व, याद रखेंगे, 7 जिले हैं। बलरामपुर सीमा साझा करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर करता है, कुशीनगर की सीमा नहीं लगती है। जबकि कुशीनगर का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, ये फिर वही मैप आ गया। नेपाल के साथ कौन कौन सा? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। अपन को ढीला नहीं डालना है, जितनी बार आए पढ़ना है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की लंबाई 5579 किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करते हैं। क्लियर है।
कुशीनगर आप देख रहे हैं किसके साथ सीमा का साझा करता है, बिहार के साथ, और इसका पडरौना इसका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पडरौना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मछलियां हैं, धनुष हैं, तीर हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में मोर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 को अपनाया गया। कितने? 2 मछलियां जुड़वा हैं, 2 इसमें मछलियां हैं, और आपका एक तीर कौमा एक धनुष है, एक तीर और धनुष है। ये 2 मछलियां कहाँ से ली गई हैं? ये आपकी रूमी दरवाजा से ली गई हैं। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ है? रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में है, ठीक है। आसिफउद्दौला ने बनवाया था, याद रखेंगे। इसकी गेट की ऊंचाई 60 फीट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो आपका सारस है, सारस, या ऑप्शन में सारस ना होकर इसको क्रॉन्च भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। लेकिन अपन को आगे नहीं बढ़ना है, इसके अलावा राजकीय पक्षी के अलावा राजकीय और क्या क्या चीजें वो पढ़ेंगे। राजकीय चिन्ह के बारे में आपने पढ़ लिया है। पहले अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा, अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, क्या आंसर बताएंगे? ये आपका हिंदी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है। इतना तो सबको याद होगा, लेकिन इसकी वर्ष याद रखेंगे, कब अपनाया गया और कब घोषणा की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1968 को इसको राजकीय भाषा के रूप में अपनाया गया। प्रथम तो ये है, तो फिर द्वितीय क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा पूछी जाए तो द्वितीय राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की उर्दू है, और इसको 1989 में इसको अपनाया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा क्या याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो ये आपका बारहसिंगा इसका राजकीय पशु है, ठीक है। बारहसिंगा, बारहसिंगा ना होकर कभी कभी इसका नाम स्वैम्प डियर होता है, स्वैम्प डियर भी लिखा होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे राजकीय वृक्ष पूछा जाए, राजकीय वृक्ष पूछा जाए, हम डायरेक्ट वृक्ष लिख लें, राजकीय आप लोग लिख लेंगे ना। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, याद रखेंगे। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और ये 4 जनवरी 2011 को बना। क्लियर है? राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जाए, राजकीय खेल तो क्या है? मेजर ध्यानचंद, जो जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? अब सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछा तो आपने बताया, हमने जाना सबसे न्यूनतम जिला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर अभी अभी उन लोगों ने पढ़ा था, हापुड़ को पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। किसे पढ़ा? हापुड़, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये क्वेश्चन कठिन इसलिए हो गया क्योंकि इसमें इन जिलों में से पूछा है कि कौन सा छोटा है। ये हम तब कर पाएंगे जब इन जिलों के में क्षेत्रफल पता हो, इसलिए हम ये क्षेत्रफल लिखा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर है? पहले हम देखते हैं कि संत रविदास नगर का कितना है, गौतम बुद्ध नगर का कितना है, अंबेडकर नगर का कितना है, और कानपुर नगर का क्षेत्रफल कितना है। क्लियर है? अगर आपसे अंबेडकर नगर का क्षेत्रफल पूछा जाए, या आपसे ये पूछा जाए संत कबीर नगर का क्षेत्रफल अगर देखें तो इसका 1646 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। भाई अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इसका एरिया 1282 वर्ग किलोमीटर है। अंबेडकर नगर का एरिया आपका 2350 वर्ग किलोमीटर है, और ये तो जाहिर सी बात है, इन सभी जिलों से तो कानपुर का ज़्यादा ही होगा, और 3155 वर्ग किलोमीटर कानपुर का एरिया है। तो इन 4 जनपद में सबसे छोटा जनपद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का सबसे छोटा एरिया है। क्लियर है? इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है, ये पूछा जाता है। अंबेडकर नगर का भी अच्छा प्रश्न है। अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है? ये आपका अकबरपुर में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, सही से लिख देते हैं। कहाँ पर है? अकबरपुर में है, ठीक है। और संत कबीर नगर का भी अच्छा हेडक्वार्टर पूछा जाता है, खलीलाबाद। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर खलीलाबाद में। दरअसल 75 जिले हैं, 75 जिलों के नहीं याद करेंगे क्योंकि मोस्टली उनके ही जिलों के नाम पर ही है मुख्यालय। कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम पर अलग हैं, जैसे कुशीनगर हो गया आपका, और भी कई जिले हैं। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, ये इनके मुख्यालय अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? अब यहाँ पर देखो सबसे अधिक बोल दिया, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना, और यहाँ पर सबसे कम पूछ दिया। सबसे अधिक जिला कौन सा है क्षेत्रफल वाला? वो आपका लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। क्लियर है? कितना एरिया था लखीमपुर खीरी का? 7,680 वर्ग किलोमीटर था, ये याद रखेंगे। जबकि सबसे छोटा आपका था आपका हापुड़। हापुड़ का कितना था? 660 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खीरी एवं हापुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? अच्छा, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इनमें से कौन से जनपद हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती? तो आप अगर देखें, उत्तर प्रदेश मात्र नेपाल के साथ इंटरनेशनल सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले करते हैं? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ये किसके? यूपी के। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? अगेन, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी शॉर्ट में लिख दिया, और आपका बहराइच, बहराइच हो गया आपका। बहराइच के बाद श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती के बाद आपका बलरामपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, बलरामपुर के बाद आपका सिद्धार्थनगर आता है, सिद्धार्थनगर आता है, और सिद्धार्थनगर के बाद अंतिम जो जिला आता है वो आता है महाराजगंज आता है। ठीक है, महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7 जिले। तो देखते हैं कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, पीलीभीत करता है, महाराजगंज भी करता है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किस एक को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श नहीं करती? अर्थात सबको करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी को करती है। बलरामपुर को भी करती है, श्रावस्ती को भी करती है, पीलीभीत को भी करती है, महाराजगंज को भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी को करती है। ये मत समझ लेना कि इनमें से कोई नहीं स्पर्श करती है, आंसर के लिए है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में चौथा स्थान है, याद रखेंगे। अगर चौथा स्थान है तो उत्तर प्रदेश से पहले और दूसरे और तीसरे कौन से हैं, ये आपसे पूछा जाए तो पहला स्थान यानी कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। अगर उससे उत्तर प्रदेश का एरिया पूछ लिया जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये भारत के एरिया का कुल कितना परसेंट है? 7.33% है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपदों में से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये अच्छा प्रश्न है। आपने देखा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे जो उत्तरी जिला था वो कौन सा था? ये सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर जिला सबसे उत्तरी है, जो आपको उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, हरियाणा से भी करता है, और हिमाचल प्रदेश से भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा अगर देखें तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। सहारनपुर से एक आध मंदिर से पूछ लिया जाता है, शाकुंभरी देवी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सही से लिख देते हैं, शाकुंभरी देवी मंदिर।
ठीक, शाकुंभरी देवी मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप आंख बंद करके बता देंगे ये तो अपना सहारनपुर में है। यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बोलता है। सहारनपुर में और क्या है, सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो कहाँ पर है आपका, सहारनपुर में। सहारनपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो ये आपका लकड़ी की नक्काशी है। ठीक है, बाकी सहारनपुर के बारे में हैंड रिटन नोट्स में डिस्कस किया है। ये मैप में देख लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि मैप में सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, सहारनपुर है, ये भी याद रखेंगे। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है और इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। ये इसलिए मैप बताते हैं ताकि आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो, चीज़ें क्लियर हों। टाइम लगता है पढ़ने में लेकिन चीज़ें क्लियर होती हुई चलेंगी। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। आप जानते हैं कि पूर्वी शहर पूछा जाए या पूर्वी जिला पूछा जाए, अपन को तो बताना है कौन सा है। सबसे पूर्वी शहर की बात करें तो वो तो आपका है बलिया। कौन है, बलिया। बलिया बिहार से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वी जिला तो हो गया आपका बलिया। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, तो आप कहेंगे शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उत्तरी जिला पूछा जाए, अभी अभी डिस्कस किया, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है, सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का अगर आपसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो दक्षिणी जिला कौन सा है, वो आपका सोनभद्र है। कौन है आपका, सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस बात को याद रखेंगे, बाउंड्री वाला सेक्टर है, याद रखेंगे। वो 4 जिले कौन कौन से, मध्य प्रदेश, झारखंड, सीएच छत्तीसगढ़ और बीआई मतलब बिहार, इन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सहारनपुर आप जानते हैं किन किन के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूटीटी मतलब उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। शामली की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। बलिया आगे आपने बता दिया बिहार के साथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। एक या तो अवरोही क्रम पूछ दिया जाता है, दूसरा आरोही क्रम पूछ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, जिलों का आरोही क्रम पूछा गया है। तो इसका बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र है। सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे, हमने आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया है, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। इनके हमें एरिया पता होने चाहिए। पहले अगर हम देखें गौतम बुद्ध नगर का एरिया अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कितना है, इसका एरिया 1282 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बात सही है। इसके अलावा अगर हम बाराबंकी का एरिया देखें, बाराबंकी, बाराबंकी का एरिया याद रखेंगे 4402 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कठिन लेवल का माना जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर का अगर पूछा जाए, मिर्जापुर का एरिया अगर हम देखें क्षेत्रफल के कितने आए, तो इसका 4405 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके अलावा अगर हम सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र जिले का एरिया आपका 6905 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पूछ मतलब आरोही क्रम में पूछा, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा आपका है गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका बाराबंकी, फिर आपका मिर्जापुर, फिर आपका सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा साझा करता है।
ये कई बार प्रश्न पूछा है और रिनाउंड है, आप सब जानते होंगे। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है वो आपका 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? अगेन मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। हो सके इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनभद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हमसे हेडक्वार्टर पूछा जाए सोनभद्र का कहाँ है, रॉबर्ट्सगंज इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज में है। इसके अलावा ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो सोनभद्र आपका मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोनभद्र में आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या यहाँ पर है, नंबर के आधार पर भी और परसेंटेज के आधार पर भी, ये याद रखेंगे दोनों ही आधार पर सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं प्रतिशत पूछा जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं प्रतिशतता के मामले में भी सोनभद्र नंबर 1 पर है। अच्छा, पहला वन ग्राम, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम जिसका नाम है बेलहत्ती वन ग्राम, बेलहत्ती, ये कहाँ पर है? ये आपका सोनभद्र में है। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके अलावा सोनभद्र में आपका रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपका सोनभद्र में देखने को मिलेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका सोनभद्र में मिलेगा। किस नदी पर मिलेगा? रहंद नदी पर। इसके अलावा यहाँ पर कनहर डैम मिलता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ का कालीन है। ये कई चीज़ें याद रखेंगे, बाकी हम और आगे चलेंगे, हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाए हैं, बाकी चलते हैं। अगेन ये मैप आपका सोनभद्र दिया है। सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये बच्चे को पता होगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे गौतम बुद्ध नगर में पूछा जाए क्या क्या है, टॉय सिटी अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पर है, टॉय सिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और आपका नॉलेज पार्क देखने को मिलेगा। नॉलेज पार्क कहाँ है? आपका गौतम बुद्ध नगर में है नॉलेज पार्क। और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट है? वेब सिटी सेंटर की बात पूछी जाए, वेब सिटी सेंटर कहाँ आपको मिलेगा? आपको नोएडा में देखने को मिलेगा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। इंडिया की पहली, ठीक है, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपकी नाइट सफारी गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। गौतम बुद्ध नगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? अगर आपसे पूछा जाए किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। ठीक, नोएडा आपका यहाँ पर दिया है। नोएडा की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होनी चाहिए? मालूम होगा आपको, न्यू ओखला। नोएडा की फुल फॉर्म में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म में, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये जो दिए गए जिले हैं इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सबसे छोटा है। अगर 4 ऑप्शन होते तो ये यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पूछ दिया है इन जिलों में से। अब चूंकि 5वां ऑप्शन आ गया तो इसका खेल बढ़ गया है। अगर आपने दिमाग लगा लिया कि ऑप्शन 4 ही दिए जाते तो इनमें में सर्च करना होता है, ऐसे में आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा जब सबसे छोटा पूछ लिया ऑप्शन 5 है। लेकिन हमें एरिया पता होना चाहिए। अगर आपसे वाराणसी का एरिया पूछा जाए तो 3535, सॉरी 3535,
इतना नहीं है, ये डिजिट नहीं है, इसका है 1535 वर्ग किलोमीटर वाराणसी का एरिया है। जौनपुर का एरिया बात करें तो 4038 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। प्रयागराज की बात करें तो इन सबसे तो ज़्यादा ही है, 5482 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। गाजीपुर की बात करें तो 3377 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। गाजीपुर जानते हैं वही कॉर्नवालिस की समाधि एकमात्र अपनी फैक्ट्री कहाँ पर है, गाजीपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताइए। कौन से जिले हैं? संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर। यानी कि यही चारों जिले हैं, आगे पीछे दिए। आपसे उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा है, ठीक, उत्तर से दक्षिण में क्रम पूछा है। बहुत अच्छी ट्रिक से याद कर लेंगे। हमने तो ऐसे याद रखा है, एस कार करके याद रखा है, एस कार करके लिखा है। एस से आपका है संत रविदास, एस से आपका है सिद्धार्थ नगर, ठीक है, आगे वाले नहीं, सिर्फ याद रखेंगे सिद्धार्थ नगर। के से आपका है कबीर नगर, संत कबीर नगर है बट के से आप रखेंगे कबीर नगर। ए से आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, और आर से आपका रविदास नगर, जो कि अब भदोई नाम से जाना जाता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या हो जाएगा, पहले सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर आएगा आपका कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर रविदास नगर। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है, सिद्धार्थ नगर, फिर आएगा संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अब हम लोग मैप में देखते हैं। मैप में देखते हैं तो थोड़ा मैप बड़ा बना देते हैं। चल कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है। देखिएगा कहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर क्या उत्तर में है। फिर इसके बाद आना चाहिए एस कार, ट्रिक है ना हमारी, एस कार, सिद्धार्थ नगर हो गया। के से आपका कबीर नगर, तो कहाँ पर आ रहा है ये एस के एन का मतलब, यहाँ पर ये जो मैप में देख रहे हैं संत कबीरदास नगर। फिर आता है अंबेडकर नगर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अंबेडकर नगर है। फिर आता है आपका अंबेडकर नगर हो गया, रविदास नगर आपका संत रविदास नगर, जो आपके मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी और जालौन से सीमा को साझा करता है। ये इसका अब नाम भदोई हो गया है, ठीक है, इसका नाम अब क्या हो गया, भदोई हो गया है। तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगेन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और 579 किलोमीटर की दूरी साझा करते हैं। आपका इसमें पीलीभीत आ जाता है, लखीमपुर खीरी आ जाता है, ठीक है, बी से आपका बहराइच आ जाता है, बी से आपका एस से आपका श्रावस्ती आ जाता है, फिर बी से आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत सीमा साझा करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, सीतापुर की सीमा साझा नहीं होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से करती है। केवल अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से सीमा साझा करती है और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं अपना उत्तर प्रदेश। वो 8 राज्य पूछे जाएं तो कौन कौन सा है, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, राजस्थान से सीमा साझा करता है और आपका झारखंड से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा होती है और बिहार से सीमा साझा होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हैं। जबकि आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा साझा करते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहीं कहीं तो इसका राइट आंसर केवल राज्य पूछा है तो हम लोग 8 आंसर मार देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, ये मैप है। उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से। हो सके ये सीक्वेंस भी याद रखना, ठीक है। वहां पर हमने लिखाने में एमपी और राजस्थान को ऊपर नीचे कर दिया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड से, बिहार से भी 7 करते हैं, झारखंड से उत्तर प्रदेश का 1 जिला करता है, छत्तीसगढ़ से 1 करता है, मध्य प्रदेश से 11 जिले करते हैं, ठीक है, और राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 2 जिले करते हैं और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले करते हैं। 1 2
3, 4, 5 और गौतम बुद्ध नगर 6 जिले करते हैं। ठीक है, ठीक है। और नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, ये भी नंबर याद रखेंगे। तो ये बाउंड्री और से रिलेटेड प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन किया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे नदियों वाला पार्ट, और कुछ बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसमें भी करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही रहेगा, पहले आपको थ्योरी क्लास पढ़ाएं, उस थ्योरी क्लास से जितने भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछें वो एमसीक्यू फॉर्म में कराएं, फिर उनके डिटेल बताएं, ताकि आपका होल सोल रिवीजन हो, अच्छे से तैयारी करें, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।